हे एवरीवन, वेलकम टू सत्य कॉलेज अचीवर्स। आई एम विधि शर्मा, योर बायोलॉजी टीचर। तो आज के हम टॉपिक में सेल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। जैसे कि हम जानते हैं हमारे पास दो टाइप के सेल होते हैं, एक आ गया प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक में हमारे पास आते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल, और प्रोकैरियोटिक सेल आ गया हमारा जो सेल बैक्टीरिया सेल में पाया जाता है। तो सबसे पहले हम प्रोकैरियोटिक सेल को समझेंगे कि व्हाट इज अ प्रोकैरियोटिक सेल। तो यहाँ पे एक लेबलिंग डायग्राम मैंने बना रखा है प्रोकैरियोटिक सेल का, तो इसे समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल का साइज क्या है, ठीक है, इसके अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल का जो साइज होता है वो जनरली बहुत स्मॉल होता है। इनका जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियर रीजन होता है, वो वेल डिफाइंड नहीं होता है। इनमें कोई न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, लेकिन इनमें थोड़ा सा न्यूक्लियर रीजन पाया जाता है और उसे हम कहते हैं न्यूक्लियॉइड। इसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉइड। ठीक है, जो थोड़ा सा न्यूक्लियर रीजन प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर पाया जाता है उसे हम न्यूक्लियॉइड बोलते हैं। ज्यादा भी नहीं होता बट लेकिन थोड़ा तो होगा ना, और जो वो थोड़ा है उसे हम न्यूक्लियॉइड कहेंगे। ओके, उसके बाद इसमें सिंगल क्रोमोसोम्स होते हैं और इसमें कोई भी ऑर्गेनली प्रेजेंट नहीं होती। जैसे हमारी ऑर्गेनल्स हैं माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, गोल्गी अपैरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम हो गए, ये सारे जितने भी ऑर्गेनलीज हैं ये प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाई जाती हैं। पर एक ऑर्गेनली है जो प्रोकैरियोटिक में भी होती है और यूकैरियोटिक में तो होती है। जो ऑर्गेनली प्रोकैरियोटिक सेल में पाई जाती है उसे हम कहते हैं राइबोसोम। राइबोसोम एक सिंगल ऑर्गेनली है जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक सेल हमें बैक्टीरिया में देखने को मिलते हैं, ठीक है, इनका साइज जनरली स्मॉल होता है। प्रोकैरियोटिक सेल की जो सेल वॉल होती है वो पेप्टिडोग्लाइकन से बनती है, ठीक है तो सेल ही। अब इसकी आउटर कवरिंग भी होगी, उसके बाहर भी लेयर होगी जो कि इसको प्रोटेक्ट करके रखती है, इसको रिजिडिटी प्रोवाइड करती है। तो वो काम किसका है? सेल वॉल का है। और जो प्रोकैरियोटिक सेल की जो सेल वॉल्स होती हैं वो पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है। देन हमारे पास दूसरी लेयर आती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमको पता ही है, सेल के अंदर से और बाहर से मटेरियल्स को अंदर एलो करती है और उन्हें बाहर जाने देती है। ये जो इसकी आउटर कवरिंग है, ये छोटे छोटे, इसको हम पिलाई बोलते हैं, ठीक। और उसके बाद यहाँ पे हमारा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, जिसे हम डीएनए बोलते हैं। डीएनए की फुल फॉर्म हमारे पास आ जाती है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। ये हमारे सेल का जेनेटिक मटेरियल होता है जहाँ से जो इंफॉर्मेशन जितनी भी हैं एक पेरेंट से आगे ऑफस्प्रिंग तक जाती है। जितना भी हमारा स्ट्रक्चर के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो हमारा ये जो डीएनए है इसके अंदर स्टोर होती है। और ये जो एक लंबी सी जो टेल दिख रही है ये, इसे हम फ्लैजिला बोलते हैं। अब फ्लैजिला क्या होता है? फ्लैजिला सेल के मूवमेंट में हेल्प करता है। ये जनरली प्रोकैरियोटिक सेल में ही होता है और ये क्या करता है? सेल की मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये रहा प्रोकैरियोटिक सेल का। प्रोकैरियोटिक सेल सिंपल है, इनका साइज जो है वो स्मॉल है, ठीक है। सिंगल क्रोमोसोम इनमें प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियर रीजन वेल डिफाइंड नहीं होता, लेकिन जो थोड़ा सा रीजन होता है उसे हम न्यूक्लियॉइड बोलते हैं। इसमें कोई सेल ऑर्गेनलीज नहीं पाई जाती एक्सेप्ट वन, और उसका नाम क्या है? राइबोसोम। सिर्फ राइबोसोम इसमें पाया जाता है। एक फ्लैजिला होता है, एक टेल टाइप स्ट्रक्चर होता है जो कि सेल की मूवमेंट में हेल्प करती है। देन ये आ गया पिलाई, और इनके अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसकी फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड है। तो ये रहा हमारा प्रोकैरियोटिक सेल। अब हम आते हैं यूकैरियोटिक सेल पे। अब यूकैरियोटिक सेल का ये पूरा स्ट्रक्चर है। यूकैरियोटिक सेल को समझते हैं। यूकैरियोटिक सेल का जो साइज होता है वो लार्ज होता है, ठीक है, ये लार्ज साइज के होते हैं। इसमें एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन भी है और इसमें मोर देन वन क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, बिकॉज यूकैरियोटिक सेल जो है वो हमारे एनिमल्स में भी प्रेजेंट है, हम ह्यूमंस में भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। प्लांट्स में अलग हो है, सेम ही स्ट्रक्चर, बस प्लांट्स में क्या होगा? बाहर भी एक आउटर लेयर होगी जिसे हम सेल वॉल कहते हैं। प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी एक आउटर लेयर होगी जो कि इसको रिजिडिटी प्रोवाइड करती है, जिसे हम क्या कहते हैं? सेल वॉल, ठीक है। और जो प्लांट सेल की जो सेल वॉल होती है वो
सेलुलोज से बनती है। ठीक है, तो अब हम यूकेरियोटिक सेल को समझते हैं। यूकेरियोटिक सेल में हमारी सारी की सारी जितनी भी ऑर्गेनेलिज हैं वो पाई जाती हैं। अब उन ऑर्गेनेलिज के नाम क्या क्या हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, गोल्गी अपैरेटस, हमारे पास होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसकी 2 टाइप्स होती हैं, तो एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ गया और एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब रफ और स्मूथ में क्या डिफरेंस है वो हम आगे समझते हैं। देन हमारे पास हमारी सेकेंड लेयर आती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और बाहर वाली मैंने आपको भी जस्ट बताई सेल वॉल, जो कि सेलुलोज से बनी होती है। वो एनिमल सेल में नहीं पाई जाती, लेकिन वो प्लांट सेल में पाई जाती है, बिकॉज प्लांट सेल को ज़्यादा से ज़्यादा रिजिडिटी, टर्जिडिटी प्रोवाइड करने के लिए उनमें सेल वॉल होती है। और हमारे पास एक और ऑर्गेनेल जो प्रेजेंट है वो है लाइसोसोम। अब बात करते हैं इसकी न्यूक्लियस की। ये जितना आप एरिया देख रहे हो, ये सारा जो है वो यूकेरियोटिक सेल के न्यूक्लियस है, पूरा वेल डिफाइंड है। ठीक है, इसमें हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म, एक फ्लूइड जो है वो न्यूक्लियस के अंदर जो पाया जाता है उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। देन उसके बाद जो इसकी आउटर कवरिंग होती है न्यूक्लियस की, ये जो बाहर ये आपको दिख रही होंगी, ये जो लेयर टाइप है, इसे हम न्यूक्लियर एनवेलप बोलते हैं। फिर उसके बाद हमारे न्यूक्लियस के अंदर भी ना थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम क्रोमैटिन बोलते हैं, और ये डीएनए की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, डीएनए की फुल फॉर्म मैंने आपको बताई, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। उसके बाद इसके अंदर न्यूक्लियस रीजन जो है उसके अंदर एक हमारा जो न्यूक्लियस है न्यूक्लियोलस वो पाया जाता है। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियर एनवेलप, क्रोमैटिन, डीएनए और न्यूक्लियोलस को मिलाकर हमारा बनता है न्यूक्लियस पूरा, हमारा पूरा न्यूक्लियस पूरा। ये जितना भी रीजन है इसे हम पूरा न्यूक्लियस बोलते हैं। देन ये हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आता है। अब हम इसके जो ऑर्गेनेलिज हैं उनके थोड़े थोड़े फंक्शन समझते हैं कि किसका क्या काम है। सबसे पहले हमारे पास आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जैसे सेल है, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर कितने सारे फंक्शंस हो रहे हैं। जो फंक्शंस हो रहे हैं वो मतलब छोटी से छोटी चीज़, जितना भी मतलब छोटे जैसे हम सेल की बात कर लें, सेल बहुत छोटा होता है, जनरली दे आर वेरी स्मॉलर इन साइज, और उनके अंदर जो ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती हैं वो भी कुछ ना कुछ फंक्शन कर ही रही होती है ना। तो सबसे पहले हमारे पास जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका फंक्शन क्या है कि जितना भी जो खाना बन रहा है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक फैक्ट्री का काम करती है हमारे सेल के अंदर। यानी कि जितना भी हमारा खाना जो बनेगा वो हमारा किस में बनेगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ठीक है, यहाँ पे खाना बना, ये है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जितना भी रीजन आप देख रहे हो ये सारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है, इसमें 2 टाइप्स है, रफ और एक स्मूथ। अच्छा, रफ और स्मूथ में क्या डिफरेंस है इन शॉर्ट में समझेंगे। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो इसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट है। ठीक है, इसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट है और ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में भी पाया जाता है, यूकैरियोटिक में भी होता है। इसका काम क्या होता है कि ये सिर्फ प्रोटीन सिंथेसिस करेगा सेल के अंदर। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कौन से होते हैं? जैसे ये पोर्शन जो है ये वाले बिल्कुल स्मूथ, इनके ऊपर जो है वो राइबोसोम्स नहीं पाए जाते। ठीक है, तभी इन्हें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। तो जिनके ऊपर राइबोसोम्स पाए जाते हैं उसे हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास आता है गोल्गी अपैरेटस। ठीक है, जिन्होंने गोल्गी अपैरेटस को डिस्कवर किया था उनका नाम कैमिलो गोल्गी था। उन्हीं के नाम से ये जो गोल्गी अपैरेटस है इसका नाम डिराइव हुआ है। गोल्गी अपैरेटस का काम क्या होता है? अब जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में खाना बनाना, फैक्ट्री में खाना बना, उसके बाद वो जाके कहीं पहुंचाना भी तो है। ठीक है, आगे लोगों को मतलब लोगों को वो खाना जो है वो पहुंचाना भी तो है आगे जाके। अब जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में खाना बना, गोल्गी अपैरेटस का काम है वो उस खाने को आगे ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, तो जो ट्रांसपोर्ट का काम होता है वो गोल्गी अपैरेटस का होता है। ये आगे सेल से आगे हमारे बॉडी तक जो है वो खाना वगैरह पहुंचाता है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है लाइसोसोम। अब लाइसोसोम का काम क्या होता है? अब जैसे खाना फैक्ट्री में बना, फैक्ट्री के बाद वो बाहर लोगों तक पहुंचाया गया, फिर उसके बाद जितना अब जब खाना बना तो ऑब्वियस ही बात है उसमें कुछ वेस्ट मटेरियल भी तो होगा, कुछ वेस्ट जो एक्सक्रीट है वो भी तो रहा होगा। तो वो उसको डिकम्पोज करने का काम किसका होता है? लाइसोसोम का। ठीक है, लाइसोसोम को हम सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं, बिकॉज अगर
जब जो भी वेस्ट प्रोडक्ट जब वो जो खाना है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू गोल्गी एपेटाइटिस उसको ट्रांसपोर्ट करने के बाद जब वो जो बचा कुचा खाना होता है जब वो हमारे सेल जो बॉडी से है जो वो एक्सक्रीट होगा हमारे सेल से जब वो बाहर आएगा तो वहाँ पे कुछ हमारे पास ऑर्गेनली प्रेजेंट होती है जिसका नाम होता है लाइसोसोम। वो क्या काम करता है, उस वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट करने का काम करता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स का मैंने आपको बताया, इनका काम है प्रोटीन सिंथेसिस करना। देन न्यूक्लियस मैंने आपको पूरा बता दिया, एक पूरा वेल डिफाइंड न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है। ठीक है, देन हमारे पास सेकेंड लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आती है, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ठीक है, जिसका काम क्या होता है, मटेरियल्स को अंदर बाहर एलो करना, उनको एंट्री देना या उनको बाहर भेजना। ठीक है, वो काम किसका होता है, सेल मेम्ब्रेन का। तो इसीलिए हम इसे सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, बिकॉज ये कुछ सिलेक्टिव मटेरियल्स को ही अंदर एलो करती है और उन्हें बाहर जाने को एलो करेगी। देन आता है हमारे पास वैक्यूल। अब वैक्यूल्स क्या होते हैं, वैक्यूल्स ना एक स्टोरेज साइट का काम करते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वो फैक्ट्री में खाना बना, गोल्गी एपेटाइटिस ने उसको ट्रांसपोर्ट किया, लाइसोसोम्स ने डिकम्पोज किया। देन उसके बाद वैक्यूल, अब जो कुछ बचा कुचा भी तो होगा, कुछ खाना, कुछ बची बुची चीज़ें भी होंगी जिसे स्टोर कौन करता है, वैक्यूम। वैक्यूम का काम क्या होता है, स्टोरेज का। ये जितना भी जो एक्स्ट्रा चीज़ें बची होंगी उसको स्टोर करेगा। फिर हमारे पास आता है माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया तो हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं, बिकॉज इसमें जो एनर्जी बनती है ना वो एटीपी की फॉर्म में बनती है। एटीपी एक यूनिट है। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया में जो एनर्जी बनी वो हम एटीपी एक यूनिट है, ठीक है, उसमें हम उसको कैलकुलेट करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है, एनर्जी बनाना सेल के अंदर, ठीक है, ताकि वो आगे जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं वो परफॉर्म कर सके। फिर उसके बाद हमारे पास सेल के अंदर का जितना भी ये हिस्सा बचा, ये लिक्विड सब्सटेंस, ये फ्लूइड, इसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। जितना भी फ्लूइड वाला जिसके अंदर हमारी सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती है उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म के दो पार्ट्स होते हैं, साइटोसोल और सेल ऑर्गेनेली। साइटोसोल वो पार्ट आ गया जिसमें हमारा 90% ऑफ द फ्लूइड जो है वो प्रेजेंट होता है, और बाकी हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कुछ कुछ प्रोटीन्स होते हैं, और बाकी का और अदर जितने भी है वो रेस्ट ऑफ द जो बाकी बचे वो 1% है। बाकी 90% इसमें एक्वस में फ्लूइड पाया जाता है। और फिर इसका दूसरा पार्ट जो है वो सेल ऑर्गेनेल। सेल ऑर्गेनेल जैसे मैंने अभी आपको समझाई, जिससे माइटोकॉन्ड्रिया है, वैक्यूल है, गोल्गी एपेटाइटिस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, ये जितना भी लिविंग पार्ट है, सॉलिड पार्ट, वो हमारा सारा सेल ऑर्गेनेल में पाया जाता है। और ये किसका पार्ट है, सारे साइटोप्लाज्म का। तो ये था आपका प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल का सेल स्ट्रक्चर।